हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं, पल्लवी वर्मा जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 340 हासिल की है अपने 7th अटेम्प्ट में। वेलकम मैम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। मैम, हम हमेशा बात करते हैं सपनों की और सपने देखना कितना जरूरी है, बट कुछ ही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करते हैं और उस सपने के लिए कितनी मेहनत होती है वो जानना बहुत जरूरी है। ये 7th अटेम्प्ट था आपका। फाइनली इतने सालों की तपस्या, इतने सालों की मेहनत के बाद जब रिजल्ट है आपके साथ, तो कैसी फीलिंग है? अच्छा लगता है काफी। मतलब आई थिंक आप आफ्टर सर्टेन पॉइंट और आफ्टर सो मेनी इयर्स यू ग्रो मेच्योर ऑल्सो, तो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट नहीं है बट एक सेंस ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन है। एंड you start believing in things, or the sayings that people say that miracles happen and everything turns out well someday. So वो एक होप, अजीब सी नई होप ना फिर से अलाइव हो जाती है। वैसी फीलिंग है कि नहीं, ठीक है, अच्छी चीजें भी होती हैं लाइफ में, इट्स नॉट ऑलवेज द बैड फेज। मैम, जैसे अभी हमने मेंशन किया कि 7th अटेम्प्ट है आपका, और जब आप ग्रेजुअली किसी एग्जामिनेशन से इतने टाइम तक जुड़े हैं और जब रिजल्ट आता है तो वो एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है कि मिरेकल्स डू हैपन, आपने अभी जैसे मेंशन किया। लेकिन ये जो जर्नी रही है, मैं चाहती हूँ आप अपने शब्दों में बताएं। आई थिंक UPSC is one such exam where first attempt, second attempt, third, fifth, sixth, and seventh, so on. Everyone, हर किसी का एक पेशेंस टेस्ट होता है. And for me also the same thing happened. But I think इस पूरी जर्नी में बहुत सारे इश्यूज थे. इश्यूज एज इन बहुत सारे लोज और हाई बहुत थे. In my third attempt, I went till the interview. In my fourth, I couldn't clear mains. In my fifth, I couldn't clear prelims. Then again in sixth, I went till the interview, but I couldn't make it. बीच में बहुत सारे आपको इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं. फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि is this goal even worth it? You start doubting yourself or the goal you have dreamt of or the dreams you have seen for your life. All these things happen, but एक पॉइंट के बाद लगता है कि when you have reached till here, there is, I mean, आपको पीछे नहीं देखना है. फिर there is no looking back. When you have come this far, not only, I mean, when I always say कि I did not come this far to only come this far. I often use this thing. And यही होता है कि जब मैं इंटरव्यू तक पहले गई थी तो मुझे था कि आगे भी कर लेंगे. इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, मे बी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है. समटाइम्स इट्स डेस्टिनी ऑल्सो, sometimes it's stars also. So I always kept on working for that. And I would not say कि ऐसा हमेशा constantly motivated थी मैं, या हमेशा ऐसा था ना कि हो ही जाएगा. We are all human beings. And there were days, and I would say especially in my sixth and seventh attempt, almost every second day I used to get this thought कि ठीक है, अपनी औकात से बड़ा ड्रीम तो नहीं देख लिया मैंने. And what am I doing with my life for all these years? Had I been continuing with my job, I would have been done. I mean, I would have done a lot better. My package would be better. My friends are going through all, they are visiting places and worlds, and I'm not even talking to them just because I have my own insecurity. कि ठीक है, मैं बात करूंगी तो what would they feel about me, कि she's such a loser. So these thoughts kept coming, and especially in past 2 years they always came. But जब सब बोलते हैं कि it's your struggle and आपकी तपस्या, I think I was reading constantly because I had a huge support system behind me. My family, friends, and some mentors. Whenever I used to feel low, I used to call them. एंड आई थिंक उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से या उनके थोड़े से वर्ड से ही आपको थोड़ा सा लगने लगता है कि नहीं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. अब किया है तो करते हैं ना, खत्म ही करते हैं. इट्स नॉट, फिर से वापस जाने का कोई पॉइंट नहीं है. मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप किसी एग्जामिनेशन के साथ इतने टाइम से जुड़ी हैं, वापस फिर उस एग्जामिनेशन साइकिल में आना, जैसे आपने बताया फोर्थ में, थर्ड में यू गेव इंटरव्यू, फिर उसके बाद मेंस नहीं क्लियर हुआ, देन यू अगेन गेव द इंटरव्यू. बहुत किस तरीके से वापस अपने आप को मोटिवेट करके फिर टेबल कुर्सी पर आना, उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, हाउ डिड यू डू दैट?
See, this is, I think, one of the difficult questions that I've always faced because I never thought about it so deeply. It is like I followed the process naturally. नहीं हुआ तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं. ऑनेस्टली बहुत मुश्किल सवाल है ये मेरे लिए आंसर करना, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस में एक कोई मोटिवेशन सोर्स आई डोंट बिलीव कि वो काम करता है. आपको छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं से पुश करती रहती हैं. तो जब नहीं होता था तो वही है, मैं भी रोई 10 दिन, 15 दिन, कभी-कभी 1 महीना भी, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर लगता था कि अब रोना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, अब कुछ सॉल्यूशन तो करना है ना? तो फिर वही है कि सॉल्यूशन ये है कि या तो आप पीछे जाइए, कुछ और ऑप्शन देखिए या फिर आप आगे जाइए। पीछे जाने का ऑप्शन मैंने अपने लिए क्लोज़ करा हुआ था, फॉर मी आगे ही जाना था। एंड मेरा जो सपोर्ट सिस्टम जिसका मैं बार-बार मेंशन करती हूँ, वो उन लोग ने हमेशा पुश किया है कि ठीक है, तू कर लेगी, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं, इंटरव्यू तक आई है ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं या फिर कभी कर ही नहीं सकते हैं, तो ट्राई कर, वीकनेस पे काम कर। तो वही 1 महीना रोया, 1.5 महीना रोया, उसके बाद फिर प्रोसेस में फॉलो किया है। अगर हम ग्रेजुअल अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपने क्या समझा कि कितना जरूरी है, एग्जामिनेशन में कहाँ चूक रह जा रही थी, उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाया और फिर आप आगे बढ़ी और आज रिजल्ट है? बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। आई थिंक हम सब टॉपर्स टॉक सुनते हैं, उसे समझते भी हैं, लेकिन हम वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हम सारे टॉपर्स की जितने भी टॉपर्स को मैंने सुना है, सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, आप टेस्ट प्रैक्टिस करिए, आप रिविज़न करिए। लेकिन हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम इन चीज़ों को सबसे बाद में करते हैं। सबसे पहले हम बुक उठाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं या फिर 10 तरीके के नोट्स के पीछे भागते हैं, सोर्सेज़ कंसाइन्स नहीं करते हैं। तो मैं ग्रेजुअली अपने अटेम्प्ट्स की मिस्टेक बताऊँगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बेसिक सोर्सेज़ बिल्कुल नहीं फॉलो किए। ठीक है। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, कभी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है, तो ये ऑल्दो मैंने मेहनत की, टेस्ट प्रैक्टिस किए, नोट्स रिवाइज़ किए, बट ये करने के बाद अगर आपका मतलब ये छोड़ने के बाद आप सोच रहे हैं कि आपका हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। दूसरी चीज़ ये थी कि तीसरे अटेम्प्ट में जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था, उस टाइम मैंने कोई टेस्ट नहीं लगाया था, बट फॉर्च्यूनेटली आ गया, तो मैंने ये बिलीव कर लिया कि बिना टेस्ट या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोई टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग नहीं की। दैट वाज़ ओवर कॉन्फिडेंस आई वुड से। तो इसलिए आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट फिर मेरा जब नेक्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप सिर्फ टेस्ट सॉल्व करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, रिवाइजिंग दोज़ टेस्ट एंड एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स फ्रॉम द टेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग टेस्ट तो बहुत सॉल्व करते हैं, सारे टॉपर्स कहते हैं कि आप ना प्रीलिम्स के पहले एटलीस्ट 30-40 टेस्ट सॉल्व करके जाइए या मेंस के लिए अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। दोनों के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग उसमें रिवाइज नहीं करते हैं उसको। प्रीलिम्स का टेस्ट सॉल्व किया, देखा इतने मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं तो अच्छे कॉन्फिडेंस फील करेंगे, खराब आए हैं तो थोड़ा-सा नेगेटिव फील करेंगे। लेकिन उस टेस्ट को फिर से नहीं देखते हैं कि हमारी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। वो गलतियाँ हमारी हमें याद नहीं था इसलिए हुई हैं या फिर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन में हुई हैं। तो अपने टेस्ट को फिर से देखना, एनालाइज़ करना और रिवाइज़ करना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने मतलब करी अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। फिर जब मैं फिर से एग्ज़ाम दी हूँ, तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं रिवाइज़ इनफ नहीं करी हूँ। हम कंटेंट गैदरिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करी हूँ इन माय 6th अटेम्प्ट। मैंने काफ़ी कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट बहुत मेंस के लिए मुझे था कि मेंस अच्छे से करना है, तो उसका बहुत कंटेंट मैं इकट्ठा कर ली थी। लेकिन कभी इतना करी कि रिवाइज़ करने का टाइम ही नहीं था, आधा पूरा टाइम कंटेंट इकट्ठा करने में ही चला गया। तो ये चीज़ मैंने फिर इस बार ध्यान में लिया कि जो है वो है, बस उसी को रिवाइज़ करेंगे। वो जब पूरे अच्छे से याद हो जाएगा और वो जब आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, उसी के बाद मैं फिर कोई वैल्यू एडिशन एक्स्ट्रा चीज़ पे जाऊँगी। उसके अलावा अपने सोर्सेज़ बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूँगी। हमें थोड़ा-सा ये लगता है कि एक बार नहीं होता है तो हम मिस्टेक्स एनालाइज़ करने की जगह सोर्स चेंज करने लगते हैं। ये गलती नहीं करनी है कि ठीक है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम ये बेसिक सोर्सेज़ रखने ही हैं। पल्लवी, जैसे आपने बहुत सारी गलतियां भी मेंशन की कि आमतौर पे ये एस्पिरेंट्स करते हैं, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है पास्ट ईयर के पेपर्स और सिलेबस। हमेशा एस्पिरेंट्स में ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रहा रहता है, जो स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम रहते हैं, कि पेपर्स अगर उठा लिया, समझ में नहीं आया तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा।
इस रेजिस्टेंस को कैसे दूर करें और पेपर को एनालाइज करने का, समझने का कि क्या यूपीएससी का पैटर्न है, सही तरीका क्या है? आई थिंक देर इज नो सेट टेम्पलेट फॉर दैट, बट आप कोई भी सब्जेक्ट जब उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, सपोज यू आर पिकिंग अप मॉडर्न हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल GS1 में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम करिए। आई अंडरस्टैंड कि आपको पहली बार में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता ना उसमें क्या है। तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर का बुकलेट उठाइए, बहुत सारे मार्केट में आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाते हैं सेग्रीगेटेड। मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर खोलिए, एक बार बस रीड करिए कि वो क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, बस उसको रीड करिए। उसके बाद में फिर आप अपना स्पेक्ट्रम उठाइए, फिर जब आप उसको रीड करेंगे तो स्पेशल एम्फेसिस शुड बी ऑन दोज पोर्शंस जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको एसोसिएशन से क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे होते हैं कि ये वाली एसोसिएशन है तो हु वर द फाउंडर्स, या फिर व्हाट वर द मेजर रीजंस फॉर सर्टेन इवेंट, या व्हाट वाज द मेन कॉज फॉर दैट इवेंट। तो जब आप रीड कर रहे हैं तो फोकस ऑन दैट, एंड स्पेशली फर्स्ट रीडिंग में आई वुड से कि अच्छे से आप रीड करिए। प्रीवियस ईयर दोनों के, प्री और मेंस दोनों के रखिए साथ में। फर्स्ट रीडिंग में एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग करनी है ताकि आप समझ सकें पूरा कंटेंट क्या है और उसका कंटेक्स्ट भी क्या है, वो समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए किस ओरिएंटेशन से पूछे। फिर आपको सेम टेक्स्ट की आई वुड रेकमेंड 3 रीडिंग्स आपको करनी होती हैं सो दैट यू रिमेंबर एंड रिकॉल थिंग्स। तो प्रीवियस ईयर साथ में रखना है। After first reading, you go through the previous year, see what is the orientation, and then proceed further. पल्लवी, जो दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं वो है नोट्स मेकिंग और रिवीजन। और एक और चीज जो मैं बात करना चाहूंगी इसमें, वो वैल्यू एडिशन। जो आप नोट मेकिंग कर रही थी और वैल्यू एडिशन, तो दोनों का सामंजस्य, तालमेल, बैलेंस कैसे बना के चलना है? जैसे आपने कहा कि 6th अटेम्प्ट में यू आर वेरी कंसर्न अबाउट वैल्यू एडेड मटेरियल, तो शायद वो एक चूक रह गई, तो बैलेंस कैसे करना है? See, note making, I always say, and which I had learned from other previous year toppers, is never make notes in your first reading. The mistake that I committed and I have often seen students doing is कि जब वो पहली रीडिंग कर रहे होते हैं ना तभी वो नोट्स बनाने लगते हैं, एंड उसमें क्या होता है कि आप नोट्स की जगह बुक की समरी बना लेते हैं। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले या 1 महीने पहले हैंडी रिविजन के काम में आए। तो योर नोट मेकिंग शुड कम ओनली एट द 3rd और 4th स्टेज ऑफ योर रिविजन। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके बाद में नोट्स मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बनाए थे। मेंस की पहले बात करूंगी तो मैंने नोट्स में सिर्फ वही चीजें लिखी थी जो मुझे लग रहा था कि जिससे मेरे आंसर्स में इफेक्टिवनेस होगी या मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। I did not focus much on lot of points or anything, but notes का again is one thing. It is very subjective. आपको जैसा ठीक लगता है, आपको लगता है कि ये चीज ज्यादा मेरे को इफेक्टिव लगती है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने अपने नोट्स में, फॉर एग्जाम्पल इन GS3 आई हैड एग्रीकल्चर का इशू, तो आई हैड दिस ब्रॉड गाइडलाइन कि ठीक है एग्रीकल्चर पे इफ सम क्वेश्चन वुड कम, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो मैं इनपुट साइड, आउटपुट साइड, इनपुट में जितने जितने हेडिंग्स में लिखूंगी तो मैंने सिर्फ हेडिंग्स अपने नोट्स में लिखे थे। या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है तो मैंने उसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखे थे कि सेकेंड ARC सजेशन, प्राइम मिनिस्टर्स 10-point प्लान। सो दीज वर सम हेडिंग्स दैट आई हैड रिटन, क्योंकि अंदर का कंटेंट मुझे याद था कि इसमें क्या लिखना है, तो मैंने अपने नोट्स में सिर्फ वो हेडिंग्स लिखी थी। तो आई हैड, आई थिंक फ्लैश कार्ड जितना छोटा छोटा पर टॉपिक का मेरे पास में वैल्यू एडिशन नोट्स हो गया था। For value addition, you can understand by suppose in GS1, you may have certain quotations, for example, in modern history, or you may have constitution का articles, society के जो भी topics हैं उससे related constitution के articles हो गए, case laws हो गए, case studies हो गई, then geography and environment comes in paper 1, उसमें भी आप case studies cite कर सकती हैं, कुछ facts हैं, तो वो ये चीजें आपको एग्जाम के पहले कर लें। मेंस में जाने के पहले यू शुड हैव हैंडी थिंग्स, एंड वो भी ओवरडू नहीं करना है। कभी कभी हम वैल्यू एडिशन के चक्कर में बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो यू हैव टू सी 2 और 3 फैक्ट्स होने चाहिए। एंड जो स्टैटिक बेसिक टॉपिक्स हैं उनके तो हैंडी मतलब रेडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके पास होने चाहिए कि इस टॉपिक से कुछ भी आया तो फटाफट से यही इंट्रोड्यूस करूंगा।
तो ऐसे ही GS2 में और IR में भी मैंने ये किया था कि केस लॉज हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, कमिटी रिकमेंडेशंस हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं तो कुछ न्यूज़पेपर में राजा मोहन सर के आर्टिकल्स आते हैं तो उनके उनके कुछ स्टेटमेंट्स, पूरा पूरा कुछ नहीं, उनके स्टेटमेंट्स या किसी फॉर्मर एम्बेसडर ने कुछ अच्छा बोला है तो उसका स्टेटमेंट, ये सब आपको, या अगर आप डेली न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसमें हो जाएगा, या फिर आपकी जो मंथली मैगजीन्स आती हैं विजन वाली, उसमें भी आपको ये रेडी कोटेशंस या रेफरेंसेस मिल जाते हैं, आप उसमें से सर्च कर सकते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स की जो बात है वो मैंने ऐसे किया था कि जो टॉपिक्स मैं ऑफन भूल जाती हूँ, जैसे ज्योग्राफी मेरा काफी वीक पोर्शन था, तो ज्योग्राफी में आई आई स्टिल डोंट रिमेम्बर कि स्ट्रेट्स, पासेस और जो माउंटेन रेंजेस हो गई, ये सब मुझे लोकेशन में बहुत दिक्कत होती थी, और या क्लाइमेटिक रीजन्स हो गए तो मुझे उनमें बहुत इशू होता था, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को अपने नोट्स में लिखा था, बाकी सारी चीजें मैंने नहीं बनाई थी। One way to make notes that I had learned from past years toppers Kritika ma'am was कि आप जब प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी गलतियां हो रही हैं, या फिर जब आप पेपर का मॉडल आंसर देख रहे हैं प्रीलिम्स के, तो उसमें अगर कोई नया चीज आपको लग रहा है विच यू थिंक माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड विच यू थिंक कि इट वुड हेल्प यू, वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। बट जो गलतियां आप करे हैं उन्हें तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए, जो प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स आप एग्जाम के पहले सॉल्व कर रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उन्हें तो रिवाइज करना ही है। जो गलती प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर में हुई है वो मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहूंगी। आपने कहा कि स्ट्रेट्स हो गए, चाहे अलग अलग प्लेसेस हो गए, उनको लोकेट करने में आपको थोड़ी दिक्कत होती थी। थोड़ा सा इस पे और इलाबोरेट करें कि आपने कैसे उसको किया, क्योंकि कई सारे लोगों को ये जो मैप प्रैक्टिस है, प्लेसेस लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, क्योंकि वही मेरा जर्नी बहुत लंबा था, तो बहुत सारे सोर्सेज़ मैंने रेफ़र किए थे। एक तो मैंने PMF IAS के वीडियो लेक्चर्स हैं एंड उनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से दिया है। मैं पर्सनली ऐसी थी कि मुझे एटलस से भी समझ नहीं आता था ठीक से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने PMF IAS वाले वीडियोज़ और उनकी वेबसाइट को रेफ़र किया था। और एक मृणाल पे राजतनिल सोलंकी मैम है, उनके लेक्चर्स हैं, काफी पुराने हैं, 2015 के हैं, बट दीज आर ऑल स्टैटिक थिंग्स, तो मैंने उन्हें रेफर किया था। उसके बाद मैंने खुद से अपना स्कूल जैसे जो मैप्स होते हैं, ब्लू और व्हाइट वाले मैप्स, वो मैं लाके थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करी थी। तो उन वीडियो लेक्चर्स को मैंने बहुत बार देखा और मैप प्रैक्टिस ज्यादा की थी। थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन वही था कि अब दिस इज द वीक एरिया, अब इसको छोड़ तो सकते नहीं है, करना ही है तो। पल्लवी जी, किस तरीके से स्टडी IQ आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी IQ के वीडियोस में काफ़ी देखती थी, और शुरुआत में मैं उनके करंट अफेयर्स वाले वीडियोस देखती थी, और उसके बाद में मैंने उनके जो टॉपिकल इश्यूज के वीडियोस आते हैं, कभी-कभी बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, तो अगर मुझे कोई इशू नहीं समझ में आता था तो मैं उनके टॉपिकल इश्यूज के वीडियोस को काफ़ी देखती थी। एंड मैंने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो MPPSC होता है वो भी दिया है, एंड स्टडी IQ के वीडियोस जो मंथली कंपाइलेशन वो देते हैं जनवरी से मई, और जो पूरे ईयरली कंपाइलेशन जो आता है वो भी मैंने करंट अफेयर्स के लिए MPPSC के लिए रेफर किया है। वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, स्टडी IQ हैज मेड अ वेरी गुड वीडियो ऑन मध्य प्रदेश सक्सेस स्टोरी, how MP became a very good state economically. So I had referred that video extensively for my interview preparation. It really helped me a lot. We are glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैम, कुछ फाइनल टिप्स आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगी? See, I think every topper says the same thing, that you keep your sources very limited and concise. Stick to the syllabus, read previous year question papers before solving, and revise. Revise and test. Revise, test, revise. This is very important. And also, I would say this is just an exam. Don't compromise your mental health, physical health for this exam. This job is not the ultimate job, although it is one of the most sought after, most prestigious jobs in the country. But again, every job is very important. So if at all you are losing at one stage, or if at all you have lost all your attempts, you don't have to feel like like you can't do anything in your life. Don't judge your potential by your success or failure in this exam.
I would still say exam is just one part. Your mental health is very, very important. Don't compromise on that. Definitely, it's just an examination, although it's one of the most prestigious examination. लेकिन एग्जाम है, अपनी mental health, अपनी physical health को बिल्कुल compromise ना करें. Thank you so much, ma'am, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you, and the entire team wishes you good luck and good health. Thank you.